वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का लास्ट लेक्चर है जो कि हमारा 6th लेक्चर होगा। इसके अंदर हम लोग बेटा जो भी फैक्टर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से सबसे पहले हमने फोटोसिंथेसिस का बेसिक सीखा था, एक्सपेरिमेंट सीखे थे। उसके बाद जब हमने बात की थी तो हमने बेटा C3 साइकिल के बारे में सीखा था। C3 साइकिल के बारे में सीखते वक्त हमने उससे पहले जो लाइट रिएक्शन थी उसके बारे में बात की थी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में बात की थी, कीमोओस्मोसिस थ्योरी के बारे में बात की थी कि किस तरीके से जो है क्लोरोप्लास्ट वो एनर्जी जनरेट करता है, उसके बारे में बात की। उसके बाद हमने बात की बेटा C4 प्लांट के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से वो लोग एडेप्ट होते हैं, उनका रूबिस्को जो है किस तरीके से CO2 को ही कैप्चर कर पाता है, क्योंकि C3 प्लांट की एक ड्रॉबैक्स थी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में वो लोग उसका रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, वो करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमने बेटा C4 प्लांट के बारे में बात की। आज लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम लोग बेटा जो भी फैक्टर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में, प्लस जो आपके डेजर्ट होते हैं जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो वहाँ पे प्लांट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस में अपने प्लांट जो है वो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लस वो लोग अपने आप को किस तरीके से एडेप्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में मैंने यहाँ पे बात की है बेटा एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। अगर मैं बात करूँ इंटरनल फैक्टर की, इंटरनल फैक्टर का मतलब होता है बेटा जेनेटिकली जो फैक्टर है। जैसे हमारी जो हाइट होती है बेटा, हमारा जो कलर होता है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, वो हमारे इंटरनल जो DNA और RNA है उनके ऊपर सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि भाई हमारी हैंड कितने हैं, हमारे पास फिंगर कितनी है, ठीक है, कहाँ पे हमारे माउथ है, कहाँ पे हमारी आइज है। इस तरीके से इंटरनल फैक्टर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। जो जेनेटिक फैक्टर है जैसे लीफ का बेटा साइज क्या रहेगा, अगर साइज ज़्यादा बड़ा है लीफ का तो उससे क्या होगा बेटा अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। दूसरा शेप कैसी है, लीफ की शेप किस तरीके की है, ठीक है, अगर वो शेप विल्टेड है मतलब प्लांट का लीफ जो है वो आपका मुड़ा हुआ है तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग ओरिएंटेशन कैसी है, उसकी लाइट की तरफ है या लाइट से अपोजिट है, ठीक है, किस डायरेक्शन में वो लीफ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस मीजोफिल सेल का नंबर कितना है, इसके ऊपर भी हमारी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिपेंड करती है। उसके बाद अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल और अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितना है, इसके ऊपर भी हमारी फोटोसिंथेसिस जो है वो अफेक्ट करती है। ये सभी फैक्टर जो है वो हमारे इंटरनल फैक्टर हैं। लेकिन NCERT जो बात करती है बेटा वो एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बात करती है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बात करती है जो बाहर से फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लांट इसको चेंज नहीं कर सकता लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उस प्लांट की इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होती है उसके बारे में बताता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बेटा हमारे पास बात आएगी लाइट, CO2, टेम्परेचर और वाटर। इन सब के बारे में NCERT जो है वो डिटेल में स्टडी करती है और इन एक्सटर्नल फैक्टर को बेटा हमें जो है वो पढ़ना है। इससे पहले एक हमारे पास लॉ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो कि दिया था ब्लैकमैन ने जब ये लॉ दिया उन्होंने इस तरीके से समझाया कि जिस तरीके से हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होते हैं। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट कौन होते हैं बेटा, जो कम कंसंट्रेशन में होते हैं। आप इस तरीके से समझें, जैसे आप लोग आज जो है वो पनीर की सब्जी जो है बनाने वाले हो, आप लोग मार्केट से पनीर लेके आए, मटर लेके आए, टमाटर लेके आए, सारी चीज़ें लेके आए, लेकिन आप नमक लाना जो है वो भूल गए, आपके पास नमक जो है वो नहीं है। तो इस टाइम पे बेटा नमक जो है वो आपका लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो अफेक्ट हुआ है। ओके, जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, जो अमाउंट में कम होता है, नखरे उसके ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बेटा जो लिमिटिंग फैक्टर है, जो लिमिटिंग फैक्टर का लॉ है, इसी तरीके से ब्लैकमैन ने दिया कि जब भी कोई फंक्शन एक से ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड कर रहा हो तो उसमें जो फैक्टर आपका कम अमाउंट में होगा वो फैक्टर आपका लिमिटिंग फैक्टर होगा। जैसे सपोज करो बेटा इन सभी फैक्टर में से अगर सपोज करो वाटर जो है वो कम अमाउंट में है, वाटर सभी लोग ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में, लेकिन वाटर जो है वो कम अमाउंट में है, तो इस टाइम पे वाटर जो है हमारे पास एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा।
ओके, तो ये था बेटा किसका लो, ब्लैकमैन का लो। उसके बाद बात आती है, हम लोग एक एक पॉइंट को जो है अब डिस्कस करते हुए चलेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर को क्या क्या चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती है, कैसे अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। और इसके साथ साथ एनसीईआरटी हमें कुछ ग्राफ भी जो है वो देती है, तो कौन कौन सी तरीके के ग्राफ जो है वो हमारे पास आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेटा डिस्कस करते हैं किसके बारे में, लाइट के बारे में। बात किसके बारे में आती है, लाइट के बारे में आती है। लाइट जो है वो 3 तरीके से जो है हमारी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। बेटा ध्यान रखना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते बेटा क्वालिटी, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी आता, ठीक है। सबसे पहले बेटा बात करेंगे हम लोग क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा जो फोटोसिंथेसिस होती है, हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में देखा था कि फोटोसिंथेसिस 2 लाइट में ज़्यादा होती है, मतलब विजिबल रेंज आती है सन से, उसमें भी जो ब्लू लाइट और जो रेड लाइट है उस रीजन में जो है फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन कई बार ये आता है कि किस रीजन में जो है, मतलब किस कलर में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, और उसमें ऑप्शन ग्रीन भी होता है। तो बेटा फोटोसिंथेसिस सबसे कम होती है ग्रीन में। क्यों होती है ग्रीन में सबसे कम फोटोसिंथेसिस? क्योंकि बेटा कोई भी बंदा अगर जिस भी कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो क्यों दिखाई देता है, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ रेड कलर की दिखाई दे रही है, तो वो क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि उसने सभी वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया है उस ऑब्जेक्ट ने, और रेड वेवलेंथ को वो अपोज कर रहा है, रेड वेवलेंथ को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको रेड कलर जो है वो दिखाई दे रहा है। प्लांट में सिमिलरली, प्लांट में ग्रीन कलर हमें दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ग्रीन कलर? क्योंकि प्लांट के अंदर वो लोग सभी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ग्रीन वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि ग्रीन कलर में फोटोसिंथेसिस सबसे कम होती है। तो सबसे पहले बात आई बेटा किसकी? क्वांटिटी ऑफ लाइट की। क्वांटिटी ऑफ लाइट की अगर बात आई तो 3 लाइट आई मेरे पास, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो ब्लू और रेड में तो सबसे ज़्यादा होती है, ग्रीन में सबसे कम होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट बेटा ड्यूरेशन जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन यील्ड को अफेक्ट करता है। जैसे मान लो गर्मियों के दिनों में दिन जो है वो काफ़ी लंबे होते हैं, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है और ज़्यादा ग्लूकोज आपको मिलता है। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं किसकी, जब सर्दियों में दिन जो है जब शॉर्ट लेंथ के होते हैं, तो उस टाइम पे जो फोटोसिंथेसिस हुई है वो कम टाइम के लिए और यील्ड जो है वो अफेक्ट होती है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो अफेक्ट नहीं होती। रेट का मतलब होता है स्पीड जो है वो उतनी रहेगी जितनी लाइट आई है, ठीक है, जितना मतलब एक टाइम पे जितनी इंटेंसिटी आई है, स्पीड जो है उतनी रहेगी, लेकिन ड्यूरेशन में आपकी यील्ड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, लेकिन रेट जो है वो सेम रहती है। ये बात आपको पकड़ने वाली है एनसीईआरटी की। ओके, सो यहाँ पे हमने बात की बेटा ड्यूरेशन की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बेटा इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी का मतलब होता है बेटा नंबर। अगर आपने बेटा बचपन में कंचे वगैरह जो है वो खेलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बंदा जो है नीचे पड़ी हुई कंचों पे इस तरीके से टच करता है, मारता है, ठीक है। सो वहाँ पे होता क्या है कि इसी तरीके से आपने केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर एक इफेक्ट होता है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें होता क्या है कि आपको ये बताया जाता है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में आती है, फोटोन की फॉर्म में आती है, और वो इलेक्ट्रॉन पे टकराती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे टकराती है। तो होता क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन आपके क्लोरोफिल में होते हैं, एक लाइट आई एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 लाइट आई 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 लाइट आई 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी अगर इंटेंसिटी आप बढ़ाते हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है। लेकिन जिस टाइम आपके पास मान लो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड है सरफेस पे, या क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन मान लो 50 है, और आपके पास लाइट आ रही है मान लो 75 फोटोन को लेके आ रही है, तो बेटा 50 ही उनसे टकराएंगे, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, बाकी 25 का कोई इफेक्ट नहीं है। इस बात को आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे सपोज करो एक बस है और उसमें 30 स्टूडेंट्स के लिए सीट है, और आप जो है एक एक करके स्टूडेंट्स को उस बस के अंदर जो है बैठा रहे हो, तो होगा क्या बेटा, एक बच्चा जो है उस बस में बैठेगा, वो सीट गेन करेगा, दूसरा बच्चा सीट गेन करेगा, तीसरा बच्चा सीट गेन करेगा, ऐसे 30 स्टूडेंट जो है वो सीट गेन कर लेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स को उसके ऊपर बस के अंदर बैठाते हो, तो उस टाइम पे बेटा आपका जो सीट है वो सारी फिल हो चुकी है, तो उन बच्चों को आप जो है वो अब उस पर नहीं बैठा पाओगे। तो यही केस फोटोन के साथ है।
फोटोन की लाइट जो है, अगर जैसे मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 फोटोन आए तो बेटा फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, लेकिन 3 से ज़्यादा फोटोन आएंगे तो, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है आप मैक्सिमम फोटोन अगर आप ज़्यादा डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन आपका निकलना उतने निकलेंगे जितने वो पहले थे, ठीक है। जैसे मान लो 3, अगर आपके पास एक सरफेस के पास पहले आपने फोटोन डाले, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इंटेंसिटी का ग्राफ है, अगर आप नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके बाद अगर आप लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बेटा कांस्टेंट जा रही है। इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट हो गई आपके नंबर पे, ठीक है। अगर आपने एक सरफेस पे क्लोरोफिल के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, आपके पास एक फोटोन आया, दूसरा फोटोन आया, तीसरा फोटोन आया, चौथा फोटोन आया, पांचवा आया, यहाँ तक फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हुई, लेकिन इसके बाद अगर आप फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज कराना चाहते हो तो वो इंक्रीज नहीं होगी लाइट से, लाइट की इंटेंसिटी से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे कितने थे, सिर्फ 5 ही थे। तो इस तरीके से इंटेंसिटी जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को एक लिमिट तक इंक्रीज करती है, लेकिन उसके बाद आप नंबर ऑफ फोटोन, या मैं बोलूँ कि लाइट इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाते हो तो फोटोसिंथेसिस आपकी इंक्रीज नहीं होगी, और यही केस आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है, और सेम केस यहाँ पे आपको इससे जो है यहाँ पे रिलेट करना होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है बेटा CO2। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आता है बेटा, CO2। CO2 एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है मेरे फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एनवायरनमेंट के अंदर, नेचर के अंदर 0.03% से लेकर 0.04% तक CO2 होती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मिनिमम अमाउंट जो है कंसंट्रेशन का है, गैस की कंसंट्रेशन का है, या मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ 300 पार्ट पर मिलियन और 400 पार्ट पर मिलियन अमाउंट जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि मेरे पास 2 तरीके के प्लांट होते हैं, एक C4 प्लांट और एक C3 प्लांट। तो C4 प्लांट आपकी फोटोसिंथेसिस की सैचुरेशन दिखा देते हैं जब 360 ppm की लाइट, मतलब CO2 आएगी। जब 360 ppm की CO2 आसपास सराउंडिंग में होती है तो वो आराम से जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उनकी बढ़िया होती है, मतलब सही से काम करते हैं। लेकिन बात आती है C3 प्लांट की। C3 प्लांट तब अपना काम ढंग से करेंगे जब 450 ppm तक होगी, लेकिन एनवायरनमेंट में हमारे पास कितनी ppm है, 300 से लेके 400 ppm तक। तो इसलिए मेजर लिमिटिंग फैक्टर वो किसके लिए बेटा, C3 प्लांट के लिए है। जैसे जैसे आप CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो बेटा C3 प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेंगे। अगर बेटा आप लोग CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो बेटा C3 प्लांट जो है वो अपना अफेक्ट दिखाएंगे, वो अपनी यील्ड जो है वो इंक्रीज करेंगे। C4 प्लांट एनवायरनमेंट से ही काम चला लेंगे, आपको एक्सटर्नल CO2 इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। और ये देखा भी गया है बेटा C3 प्लांट, जैसे टमाटो और बेल पेपर के अंदर जैसे जैसे, क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, तो जब हम लोग क्या करते हैं CO2 को एक्स्ट्रा जो है वो प्रोवाइड करते हैं इन प्लांट्स को, तो हमारी जो यील्ड है बेटा वो हमें इंक्रीज होके मिलती है। कितनी होके मिलती है बेटा, इंक्रीज होके मिलती है, ज़्यादा होके मिलती है, क्योंकि CO2 हमने उस सराउंडिंग में ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हुई। किनकी, C3 प्लांट की। क्योंकि C3 प्लांट में खतरा क्या होता है, रूबिस को बाइंड कर सकता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और हमें वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कराना, हमें किसके साथ कराना है, CO2 के साथ। C4 प्लांट तो अपने आप में एक क्रेंज एनाटॉमी लेके चल रहे थे, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। उनके लिए CO2 जो है वो एक हमने इस तरीके का मेथड जो है प्लांट ने डेवलप किया कि CO2 ही चाह रहा है किसके लिए, रूबिस्को प्लांट के लिए। और यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ देती है NCERT कि ये हमारे पास C4 प्लांट है और ये हमारे पास C3 प्लांट है। C4 प्लांट तो 360 ppm पे ही सैचुरेशन दिखा लेते हैं, लेकिन C4 प्लांट जो है वो 450 ppm पे सैचुरेशन दिखाते हैं। ओके, ये बात है हमारे पास किसकी, CO2 की। अब बात आती है बेटा टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस एक एंजाइम रिलेटेड जो है वो आपकी प्रोसेस है, और एंजाइम जो है वो फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट होते हैं। अगर एंजाइम जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रेंज पे ही क्या करते हैं बेटा, वर्क करते हैं। लेकिन 2 तरीके के प्रोसेस थे फोटोसिंथेसिस में, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो उसके अंदर एंजाइम कम यूज होते थे, और डार्क रिएक्शन के अंदर ज़्यादा एंजाइम यूज होते थे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर का इफेक्ट अगर कहीं पे होता है तो वो डार्क रिएक्शन में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लाइट रिएक्शन।
ओके, सो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको यही लिखा है कि लाइट रिएक्शन पे कम इफेक्ट होता है और डार्क रिएक्शन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। दूसरा, हमारे पास ट्रॉपिकल और टेम्परेट दो तरीके के रीजन होते हैं। इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल रीजन होता है और इक्वेटर से दूर जो है वो आपका टेम्परेट रीजन होता है, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। टेम्परेट रीजन में ठंड होती है और ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है ट्रॉपिकल रीजन में, तो उनके एंजाइम जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर में वर्क करते हैं, और जो टेम्परेट रीजन वाले प्लांट हैं उनके एंजाइम जो है वो कम टेम्परेचर पे काम करते हैं। कभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि ट्रॉपिकल प्लांट को आप टेम्परेट रीजन में लेके चले जाओ और वो ग्रो कर जाए, या फिर टेम्परेट रीजन का प्लांट जो है वो आपके पास यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में ले आओ और वो ग्रो कर जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ओके, सो इसलिए टेम्परेचर जो है वो आपका एक फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है इस तरीके से। नेक्स्ट बात आती है बेटा H2O। H2O के बारे में NCERT ये कहती है कि H2O डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट नहीं करता, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। H2O प्लांट को अफेक्ट करता है। कैसे? अगर मान लो H2O कम है, वाटर कम है, तो बेटा स्टोमेटा क्या होता है, हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। दूसरा, अगर वाटर ज़्यादा है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। सो इस तरीके से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग CO2 की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो अफेक्ट होगी। दूसरा, प्लांट में अगर वाटर कम है तो बेटा उसके लीफ जो है वो इस तरीके से मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। तो वाटर जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट ना डालते हुए इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है प्लांट को, और प्लांट पे जब इफेक्ट होता है तो फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट होता है, ठीक है। ये बात कहती है हमारे पास NCERT इनके बारे में। सो यहाँ तक हम लोगों ने बेटा जो 4 मेजर फैक्टर थे, दैट इज लाइट, CO2, टेम्परेचर एंड वाटर, इनके बारे में बात की। अब हम लोग बात करेंगे बेटा कैम पाथवे। इस चैप्टर के अंदर 3 पाथवे आते हैं बेटा, एक तो C3 पाथवे, एक C4 पाथवे और एक कैम पाथवे। C3 पाथवे केल्विन साइकिल थी, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो सिट्रिक एसिड बना, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड था। उसके बाद हमारे पास C4 साइकिल थी, जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा था, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड था। और वो उनमें हमने क्रेंज एनाटॉमी जो है वो देखी थी कि किस तरीके से वो लोग रुबिस्को को सिर्फ CO2 प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है बेटा कि जो प्लांट ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे वाटर लॉस का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जो लोग डेजर्ट में रहते हैं, जो प्लांट डेजर्ट में रहते हैं, वो प्लांट अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। वो मॉडिफिकेशन किस तरीके की होती है? वो मॉडिफिकेशन इस तरीके की होती है कि उनके स्टोमेटा नाइट के टाइम पे ओपन होते हैं, और ओपन होने के बाद वो क्या करते हैं, CO2 को ऑब्जर्व करते हैं नाइट टाइम में। तो इसलिए बेटा इस तरीके के पाथवे में हम लोग कैम पाथवे बोलते हैं, और कैम पाथवे की फुल फॉर्म होती है बेटा क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। जनरल डेजर्ट प्लांट हमारे पास एलोवेरा, कैक्टस, पाइनएप्पल, ब्रायोफाइलम। इनकी एडेप्टेशन क्या है बेटा कि इनके पास नाइट में ओपन होने वाले स्टोमेटा है। ऐसे स्टोमेटा को स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। ये करते क्या है बेटा, नाइट के टाइम पे, जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक मीजोफिल सेल है, और इस साइड मैंने नाइट दिखाया हुआ, इस साइड मैंने डे दिखाया हुआ है, ऐसे बीच में कट कर लो। इस साइड नाइट है, इस साइड डे है। ये क्या करते हैं बेटा, नाइट को अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं और CO2 को ऑब्जर्व करते हैं। CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके HCO3 बनाती है, और इसको सबसे पहले एडेप्ट करता है PEP, फोस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि एनर्जी लेते हुए कन्वर्ट हो जाता है बेटा मैलेट में। और ये मैलेट रात को वैक्यूल में, प्लांट की सेल में जो वैक्यूल होता है, इसमें मैलिक एसिड की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आप इस तरीके से समझो बेटा, अगर जैसे मान लो सुबह जो है आपको कहीं जल्दी निकलना है, तो आप लोग क्या करते हो, रात को खाना बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो है पहले से ही, जैसे सब्जी वगैरह बनाने के लिए सब्जी पहले से ही जो है वो काट के रख लेते हो। तो इसी तरीके से प्लांट ने क्या किया, रात को ही जो है मैलिक एसिड बना के रख लिया, और दिन के टाइम पे स्टोमेटा क्लोज कर लेंगे, ताकि जो धूप आएगी, जो सनलाइट आएगी, वो स्टोमेटा ओपन अगर होंगे तो वहाँ से वाटर लॉस का चांस रहेगा। तो इसलिए ये क्या करते बेटा, दिन के टाइम पे स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं। रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन किए, CO2 ले ली इन्होंने। अब क्या होगा कि दिन के टाइम में जब स्टोमेटा बंद है, तो इनके पेट को क्या लगेगी, भूख लगेगी। तो ये क्या करेंगे बेटा, मैलिक एसिड से क्या बनाएंगे, मैलेट। भूख मतलब फूड प्रोडक्शन करेंगे, ओके। मैलिक एसिड से दिन में क्या करेंगे बेटा, मैलेट बनाएंगे, और ये मैलेट किस में कन्वर्ट होगा बेटा, पायरुविक एसिड में। पहले मैं आपको एक बात बता दूं,
PP3 कार्बन का था, एक कार्बन CO2 से आया, मैलेट बना बेटा 4 कार्बन, मैलिक एसिड है 4 कार्बन, ये 4 कार्बन अब कन्वर्ट हो जाता है बेटा 3 कार्बन में। और जैसा हमने C4 प्लांट के अंदर देखा था, ये CO2 डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे करता है और CO2 फिर किसके पास जाती है बेटा, रुबिस्को एंजाइम के पास जाती है, और रुबिस्को एंजाइम के पास जाने के बाद वो कौन सी साइकिल करती है बेटा, C3 साइकिल। C3 साइकिल, जो प्लांट C3 प्लांट थे उनमें C3 साइकिल चल रही थी, जो प्लांट C4 प्लांट थे उनके अंदर भी C3 साइकिल चली है, और जो प्लांट कैम पाथवे को फॉलो करते हैं उनके अंदर भी C3 साइकिल चलेगी। C3 साइकिल हमेशा होगी, लेकिन चलाने के तरीके जो है वो सबके अलग अलग है। ओके, इसका मेथड आपने देखा कि कहीं ना कहीं वो क्रेंज एनाटॉमी वाला C4 को फॉलो करता है, लेकिन वहाँ पे 2 तरीके की सेल थी, इनके पास एक ही तरीके की सेल में, मीजोफिल सेल में, बस काम करने का जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग हो गया है, एक नाइट में, दिन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा इमर्जन रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इमर्जन रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी ये कहती है कि एक साइंटिस्ट थे इमर्जन, उन्होंने ये डिस्कवरी की कि जब इन्होंने 680 नैनोमीटर से लाइट कम दी, जब इन्होंने बेटा 680 नैनोमीटर से लाइट कम दी, तो इन्होंने क्या देखा कि इनके पास एक फोटोसिंथेसिस आई, इनके पास एक अच्छी खासी फोटोसिंथेसिस हुई, यील्ड हुई। क्योंकि 680 नैनोमीटर से जब कम लाइट होती है तो आपको पता है बेटा कि फोटोसिंथेसिस में हमने ये देखा था कि क्लोरोफिल को जब हम लोग 680 नैनोमीटर से कम लाइट देते हैं तो हमारे पास फोटोसिस्टम 2 एक्टिवेट होता है। कौन सा एक्टिवेट होता है बेटा? फोटोसिस्टम 2 जो है वो एक्टिवेट होता है। और फोटोसिस्टम 2 जब एक्टिवेट होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो एक्टिवेट होगा, और उसमें हमें जो है ज़्यादा ATP और NADPH मिलते हैं और फोटोसिंथेसिस की यील्ड ज़्यादा होती है। वहीं पे ही अगर उन्होंने क्या किया बेटा, 680 से ज़्यादा नैनोमीटर से ज़्यादा लाइट दे दी, तो बेटा उस टाइम पे क्या हुआ, सिर्फ फोटोसिस्टम 1 एक्टिवेट हुआ। क्योंकि फोटोसिस्टम 1 कब एक्टिवेट होता है? 700 नैनोमीटर पे एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा फोस्फोराइलेशन हुआ? यहाँ पे साइक्लिक फोस्फोराइलेशन हुआ। सो इस टाइम पे फोटोसिंथेसिस गिर गई। तो पहले इतनी फोटोसिंथेसिस थी, अब इतनी फोटोसिंथेसिस हुई, जितनी गिरी उसको बोला बेटा रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट, ओके, इसको क्या बोला बेटा इन्होंने? रेड ड्रॉप इफेक्ट। अब क्या किया इन्होंने 680 से कम वेवलेंथ भी दी और 680 से ज़्यादा वेवलेंथ भी दी। तो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो इस टाइम पे क्या हुआ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम मिली। इसमें क्या हुआ, उन्होंने 680 भी दी और 700, मतलब 680 से कम भी दी और 700 तक की भी दी। तो क्या हुआ बेटा, उन्हें काफ़ी फोटोसिंथेसिस जो है वो देखने को मिली, काफ़ी हाई अमाउंट में फोटोसिंथेसिस आई। तो इन्होंने बोला जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों दे दी, फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 दोनों एक्टिवेट हो गए, तो बेटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गई। तो इसको बोला बेटा इन्होंने रेड एनहेंसमेंट इफेक्ट। किसके नाम से जाना बेटा? रेड एनहेंसमेंट इफेक्ट के नाम से जाना। अब बात आती है एक और साइंटिस्ट की जिसका नाम है वॉरबर्ग। ये क्या कहते हैं बेटा? ये बात वही कहते हैं बार बार कि भाई रुबिस्को जो है वो 2 एंजाइम के साथ क्या करता है, उसकी 2 एंजाइम के साथ दोस्ती है, 2 गैसेस के साथ दोस्ती है, जैसे ऑक्सीजन और CO2। तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हुई तो रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, CO2 ज़्यादा हुई तो CO2 के साथ। ओके, ये डिस्कवरी वॉरबर्ग ने की थी, जो हम लोग बात करते आ रहे हैं कि रुबिस्को फोटो रेस्पिरेशन कर लेता है अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो। सो इसलिए ये जो है लास्ट में एनसीईआरटी बताती है कि जो साइंटिस्ट थे वो वॉरबर्ग थे, और इस इफेक्ट को जो है उन्होंने वॉरबर्ग इफेक्ट के नाम से जाना था कि अगर ऑक्सीजन दी रुबिस्को को तो उसने फोटो रेस्पिरेशन किया, ना कि फोटोसिंथेसिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर जो है समझ में आया होगा। आप लोग मेरे लेक्चर क्यों देखते हैं, इसके लिए मैं आपको एक जेन्युइन रीज़न ये देता हूँ कि मेरी शॉर्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जो टाइम है वो काफ़ी कम होता है, और
कंटेंट जो है वो प्रॉपर कंटेंट होता है, नीट और एनसीईआरटी का पूरा लेखा जोखा जो है वो होता है। दूसरा, आज हम लोग 99 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं। मैं मानता हूं कि सब्सक्राइबर अभी जो है शुरुआत में काफ़ी कम है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है। आप लोगों ने जिसने भी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है, जिसको भी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, तो आप लोग इसी तरीके से जो है अपना प्यार जताते रहें। और जिस भी बच्चे को आपको ये लगता है कि हाँ भाई उनको भी जो है वो डिलीवर करना चाहिए, हमें ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या जो भी मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ आपको वो शॉर्ट्स जो है वो पिन पॉइंट के ऊपर होती है, क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ। और जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जिन छोटे छोटे पॉइंट में प्रॉब्लम आती है, मैं उनके ऊपर शॉर्ट्स बनाता हूँ। सो आई होप कि हम लोग इसी तरीके से जो है वो ग्रो करते रहेंगे, आप लोग इसी तरीके से साथ बने रहिएगा, ठीक है। और अभी 100 है, सो आगे 1000 भी होंगे और उससे ज़्यादा भी होंगे। सो आप लोगों का इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ।